बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और सुबह सवेरे जब मैं कहती हूँ, मेरा दिल कहता है रुक जाओ यहाँ पे, इसलिए कि सुबह सवेरे होता है और हम सब आज देख रहे हैं कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जा रहा है। लेकिन जो एक बहुत दिल खराश वाक़या हुआ जिसने कि हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, दोबारा से वही मेमोरीज जो कि बहुत पुरानी नहीं है लेकिन बहुत तकलीफ दें, जिनको हम कभी याद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो कहीं ऐसे गायब हो जाए ना कि हमारे जहनों पर उसका कोई असर ना हो, कोई आसार मौजूद ना हो। लेकिन ऐसे वाक़यात अब आना शुरू हो गए हैं कि फिर से हम परेशान हो। अगर टाइम मशीन में जाने का मौका मिले ना और कोई पूछे कि आप कौन सा टाइम पे जाकर तो चेंज करना चाहेंगे, तो मैं चाहूँगी कि हम वापस जाएं और वो जो APS के धमाके वाला था वो किसी तरह से वहाँ से जो है वो ख़त्म हो सके। इसी तरह की एक पेनफुल जो है वह हादसा हम सब जानते हैं, कल हुआ पेशावर में, फिर मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। और जो हमजा जो सामने आए हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो परेशान कुन है कि एक शख्स आया और उसने बैग में 6-7 किलो वजनी मवाद है और वो वहाँ पे छोड़कर वो चला गया, गायब हो गया। और उस बैग के बारे में जो कि किसी का नहीं है, जो किसी की ओनरशिप नहीं है, वो वहाँ पड़ा हुआ है, किसी ने उसके बारे में सवाल नहीं किया। ये एक ऐसा रवैया है कि जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल एड्रेस करना भी है हमें। और फरा ये हमें देखना है कि हमने कितना सीखा इससे। कल जो हुआ अफसोसनाक हादसा, ये पहले रोक लिया जाता तो ही अच्छा था। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब अगर बाकी मकामात हैं, सिर्फ मसाजिद या मदरसे नहीं, स्कूल्स हैं, इस वक्त जॉब्स हैं, अब तो हम जैसे मॉल्स हैं। हमने कल वो बात की है कि हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई है, स्टेशंस हैं, मेट्रोज हैं, हर वो जगह जहाँ पे कि ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। खास तौर पे जो एक बयानिया आया है ना अजीत देओल का, आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी एडवाइजर ने कोई न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं कि हम तो जंग जो है डॉक्ट्रिन उनका कि हम तो जंग को लेके जाएंगे उन इलाकों तक, उन ममालिक तक। वो चाइना को धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, दे तो रहे हैं। और हमें मालूम है कि इस वक्त हमारे साथ जो अफगान पीस प्रोसेस का एक सिलसिला, जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पे सुरखरू किया है, वो भी बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं है। तो एक स्पिल आउट उसका रिएक्शन तो है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए आज करना चाह रहे हैं कि हमें ख्याल करना है, अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पर नज़र रखनी है। एक शख्स आए, बैग रखे और वहाँ से रफू चक्कर हो जाए, हमें ऐसे लोगों की निशानदेही करनी है। अपने मोहल्लों में ऐसे लोगों की निशानदेही कीजिए। जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हों उनकी निशानदेही कीजिए। बाहर रेडी वाले खड़े हैं, उनकी निशानदेही कीजिए, उनको देखिए। ऐसे लोग ताल्लुकात बनाते हैं पहले, फिर इस तरह की वारदात होती जाती है, उसके बारे में बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है, टाइमिंग देखी जाती है। सो बात यह है कि हमें खुद बहुत एक मोहतात तर्ज अमल जो है इख्तियार करने की ज़रूरत है, ये जानते हुए कि दहशतगर्दी की जैसे कोरोना की नई लहर है ना, इसी तरह से पिछले हालिया जो वाक़यात हो रहे हैं, मुसलसल सिक्योरिटी इदारों पर, मुसलसल हमारी अफवाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलसल शहादतें हो रही हैं। और उसके बाद 3 बड़े धमाके तो हमने देख लिए, पेशावर में भी हो गया, कोयटा में भी हमने देखा, कराची में भी हमने देखा। तो ये एक दोबारा से ख़तरा और ख़दशा है कि इंतहा पसंद जो है और दहशतगर्द जो है वो दोबारा से मुल्क को खुदा न खास्ता किसी ऐसी तरफ धकेलना चाहते हैं और हमें उससे नाकाम और हमें अपनी जो है जिम्मेदारी अदा करनी है, नज़र रखनी है। अब बढ़ते हैं फरा टॉप स्टोरीज की जानिब। हम दुश्मनों का एक और घिनौना वार, फूलों का शहर पेशावर लहू लहू। बुज़दिल दहशतगर्दों ने मदरसे में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को तशद्दुद निशाना बनाया। वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का इज़हार मज़म्मत। अवाम की गैर जिम्मेदारी ने हालात फिर ख़राब कर दिए। कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में इजाफा होने लगा। हुकूमत का पाबंदियाँ सख्त करने का इंदिया। सिंध हुकूमत का एक और यू टर्न, तलबा को फीसों में 20% रियायत देने का फैसला वापस ले लिया। नोटिफिकेशन का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। बिल्कुल जी, टॉप स्टोरी वही है। अफसोसनाक जो कल हादसा सामने आया, पेश आया। अमन दुश्मनों का एक और घिनौना वार, फूलों का शहर पेशावर लहू लहू कर दिया गया। और ये सिर्फ पेशावर नहीं बल्कि जब भी मासूम बच्चों पर वार होता है तो हम सबका दिल लहू लहू हो जाता है। उसमें हम शहर भूल जाते हैं, हम सूबा भी भूल जाते हैं। बच्चे हम सब के मुश्तरका और साझे हैं
हमारे घर जो हैं वो हमारे साझे, हमारे मदरसे, हमारी मसाजिद जो हैं वो साझी हैं, हमारे स्कूल, हमारे इदारे जो हैं वो साझे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इदारे जो हैं वो साझे हैं। ये सब एक ऐसी साझ है जिसमें तफरीक नहीं है इस चीज़ की कि वो मुल्क के किस हिस्से, किस सूबे में हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, किस इलाके में हो रहा है। फ़र्क पड़ता है तो इससे कि दुश्मन ने हमें टारगेट किया है और वो अपनी उस मज़मूम मकासद में, इरादों में कामयाब हुआ है, जो कि हमारी इसे कहना चाहिए एक आजमाइश है, जिसमें मुझे हमजा बहुत ज़्यादा सवाल इस चीज़ पर है कि चले वहाँ पर तो गार्ड मौजूद नहीं थे, चले वहाँ पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम नहीं थे, चलो स्टूडेंट्स पढ़ने में मसरूफ़ थे, उनका नहीं ध्यान गया होगा, चले कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं होगा जिसने क्वेश्चन किया हो, चले वहाँ की रिवायात ऐसी हैं कि मेहमान को टोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या वो टाइम बॉम्ब या वो बारूदी मवाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों से गुजरा होगा? कोई नाका, कोई चौकी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर रोका जा सकता, जहाँ डिटेक्ट किया जा सकता कि ये इतना बारूदी मवाद जो है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस मकसद के लिए जा रहा है। सो ये कुछ ऐसे बेसिक सवालात हैं जो हम सब के जहन और दिल में पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया इसमें 8 अफराद शहीद हुए हैं, 120 से जो जायद हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद बच्चे उस वक्त मदरसे में मौजूद थे। और फरा वो जिस वक्त वीडियो सामने आई कि मुफ्ती साहब ऊपर बैठे हैं, दरस व तदरीस का अमल जारी है, दर्स दे रहे हैं, बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं और धमाका होता है, उसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है। बहुत ही खौफनाक मनाजिर थे, जिसके बाद लेडी रेडिंग अस्पताल करीब तरीन था, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया। कि अल्लाह ताला तमाम ज़ख्मियों को जल्द अज जल्द सेहतियाब करे और हमें ऐसे तमाम हादसात से और ऐसे तमाम आजमाइशों से अपनी हिफाजत में रखें। इस हवाले से बातचीत करेंगे हम, और सूबाई वज़ीर हमारे साथ हैं शौकत यूसुफजई, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। शौकत यूसुफजई साहब, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। ये बताइएगा कि CCPO पेशावर के मुताबिक धमाके से कबल एक मशकूक शख्स जो है वो हॉल में दाखिल हुआ, उसका बैग था उसके पास जिसमें 6-7 किलो वज़नी जो है बारूदी मवाद था, जो उसने वहाँ पे छोड़ा और वहाँ से निकल गया। पेशावर में क्या सेफ सिटी नाम का प्रोजेक्ट नहीं है? हम अभी यही बात कर रहे थे, कोई पिकेट, कोई नाका, कोई जगह जहाँ पे रोका जा सके, उस शख्स को डिटेक्ट किया जा सके कि बारूदी मवाद शहर में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये क्यों ना हो सका? और हसास मुकामात की मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस का भी कोई सिस्टम और निज़ाम मौजूद था, क्या वो नाकाम हुआ या मौजूद ही नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पेशावर और उसके जो ये ख़ित्ता है तकरीबन 15-20 साल से दहशतगर्दी का शिकार रहा है, और क्योंकि बहुत अरसे से अमन कायम था इस यहाँ पे, और बहुत अरसे बाद इस तरह का वाक़या हुआ, वो भी इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई अफसोसनाक, और जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि बच्चों को टारगेट किया गया है। APS के बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या है जो रोनमा हुआ है, और इसकी रोकथाम के लिए पूरी कोशिशें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो आपने बात की CCTV की और इस तरह की, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं। और अभी भी जब ये रेड अलर्ट हुआ था, जब थ्रेट जारी हुआ था, तो उसके बाद जो शहर है उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में काफ़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। लेकिन जो माजी में हसास इलाके रहे हैं उनको ज़्यादा फोकस किया गया था, और बदकिस्मती से जो दहशतगर्द थे उन्होंने सॉफ्ट टारगेट किया, और सब एक जो उनका मकसद था इंतशार फैलाना, और जो मकसद था कि अनरेस्ट डेवलप की जाए, वो उनका मकसद था, वो उन्होंने अचीव करने की कोशिश की। लेकिन देखें, मैं ये नहीं कह सकता कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। दहशतगर्दी अब जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन अभी भी इस वक्त अगर आप देखें कि जो एक्सवायर फाटा है, जिसको मर्ज एरिया कहते हैं हम, वहाँ पे अभी भी ऑपरेशन जारी है, अभी भी बहुत सारे हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कुर्बानियाँ माजी में भी दिए हैं, उनकी वजह कुर्बानियों की बदौलत अमन भी कायम हुआ, अभी भी इस वक्त भी दे रही हैं, और काफ़ी अरसे से इन चीज़ों को रोके रखा। और अगर वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएं कि इस दौरान कितने लोग पकड़े गए, कितने बारूदी मवाद पकड़ा गया, वो भी एक बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें हैं, यानी रोका भी है इन्होंने सिक्योरिटी इदारों ने। लेकिन ये जो बात स्पेसिफिकली इंतहा अफसोसनाक है, हमें तशवीश भी है, अफसोस भी है, और कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के आइंदा इस तरह की। साहब, पेशावर पुलिस तो खुदकुश बम्बार रोकने के तजर्बात से गुजर चुकी है। टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल वहाँ पर हो जाना क्या सिक्योरिटी इदारों पर सवालात नहीं उठा देता कि जी कि वहाँ पर क्यों नहीं रोका गया, कैसे टाइम डिवाइस आ गई, जबकि उनको तजर्बा है इस काम का? ये मस्जिद भी है, यहाँ लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ने भी आते हैं, या लोग वैसे भी आते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो
यानी काफ़ी अरसे तक मैंने कहा ना कि कोई धमाका शमाका नहीं हुआ था, तो इस वजह से भी हो सकता है कि लोगों ने रिलैक्स किया हो या वहाँ पे ना इस तरह की वो सिक्योरिटी हो। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि जो बाकी जितने एरियाज थे काफ़ी जिनको हसास डिक्लेयर किया गया था वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी टाइट हुई थी। देखिए इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमन का अमल शुरू है, इस तरफ सीपेक कामयाबी के साथ चल रहा है। ये जो खित्ता है इस वक्त जो अमन का गहवारा भी बन रहा था और बहुत तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा हब बन रहा था। तो भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस एरिया के अंदर इतना पीस हो। चाइना से उनको मार पड़ी, एक बुखलाहट का भी शिकार है, जिस तरह देवल ने जो है ना उस दिन भी जो स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि हम दूसरों की सरजमीन पर जाके जंग लड़ेंगे। तो ये वो चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट भारत भी कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि आज भी जो सिक्योरिटी इदारों की जो अहम शख्सियात थी, जो वज़ीर हाउस में जो इजलास हुए, एक बहुत अजीब से इंकशाफात भी हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें हम यहाँ तो नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो आज भी अपनी जानों पर खेल रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। क्योंकि ये अगर जिस तरह ये हिकमत अमली कर रहे हैं, इससे बेहतर हिकमत अमली भी होगी। इंशाल्लाह इनका पीछा करेंगे। माजी में दहशतगर्दी की कमर तोड़ी है, इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे इनका पीछा करें। ठीक है, सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वो पूरी उम्मीद है कि सिक्योरिटी को बेहतर किया जाएगा। जो PSL के मैचेस हैं उनका इनेकाद तो ज़रूर, और इंशाल्लाह लेट्स होप एंड विश एंड प्रे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से, बदअमनी से, बेसुकूनी से, फ़िरकावारियत से और हर उस साजिश से महफूज रखे जो कि दुश्मन इस वक्त और बहुत सारे हमारे मशरकी दुश्मन जो भारत है वो करना चाहते हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि इंटरनली भी मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सो हमें ये दुआओं में अपनी शामिल रखना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो किताबों में और कागज़ों में ही बंद हो गए। कल मैंने जब विज़िट किया ना, जिसका मैंने आपको ऑरेंज लाइन मेट्रो का विज़िट कराया, तो वहाँ पर भी ये ख्याल बार बार मुझे आ रहा था कि लाहौर वालों को तो ये सहूलत मिल गई है, चलें टूटी फूटी सही BRT पेशावर जो है वो भी आई है, लेकिन कराची वालों को क्या मिला? सिर्फ के सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हमजा वहाँ पे, और हमेशा से दरीना मसाइल उस शहर के जो हैं वो बेहंगम ट्रैफिक रही है, ट्रैफिक जैम्स रहे हैं, बहुत सारे उसकी वजह से आलूदगी के मसाइल रहे हैं। लेकिन ये शहर जो है इसकी आज तक नहीं सुनी गई। कराची में 4 साल कबल शुरू होने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा शहरियों के लिए अभी भी एक ख्वाब ही है। वफाक और सिंध हुकूमत की जो आपस की चपकलिश है, मैं ना मानू हार का जो सिलसिला है, उसके मुताबिक आज तक ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। और उल्टा ये जो मुसलसल तरक्याती काम है ना, इनके बायस मुश्किलात अवाम की मजीद बढ़ गई हैं। 2016 में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की पहली कड़ी, यानी कि उसको ग्रीन लाइन बस जो है ना मंसूबा कहा जा रहा था, तामीर का काम तो शुरू हुआ और उसका रूट सुरजानी टाउन से बिजनेस रिकॉर्ड रोड तक था और उसकी लागत भी 6 अरब सिर्फ बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब मंसूबे के रूट को बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से लागत 26 अरब तक पहुँच गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए फौरी तौर पर 2016 ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का संगे बुनियाद रखा था। कई बार तारीख पे तारीख देने के बाद अब कहा जा रहा है कि ये मंसूबा जून 2021 तक मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। हाँ, और इम्कानात जो हैं वो कराची में हमेशा मौजूद रहते हैं। कराची पैकेज भी था, उसका क्या बना ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कराची वालों के मसाइल कम नहीं होते। इसी पर बात कर लेते हैं। PSP के सरबरा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा अभी तक खटाई में क्यों है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आपके पास भी 5 साल जो है कराची की मेयरशिप रही है, आपको बेहतरीन मेयर का अवार्ड भी मिला, लेकिन आपके दौर में भी कराची ट्रांसपोर्ट का कोई बड़ा मंसूबा हासिल करने में नाकाम रहा है। जी, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और वो ये कि जब नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये मंसूबा कंसीव हुआ था, तो जब इस पर काम शुरू हुआ था तो इसका तय ये हुआ था कि इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और तमाम चीज़ें इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट अपने फंड से डालेगी, और सिंध गवर्नमेंट जो है उसमें जो बसेस आएंगी उसकी इन्वेस्टमेंट से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हार्डली आई थिंक 10%, 15% है। अनफॉर्चुनेटली सारा मंसूबा कंप्लीट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, और वो जो 200 बसेस आनी थी वो सिंध गवर्नमेंट पिछले 12 सालों में नहीं ला सकी, एक बस भी नहीं ला सकी। तो इसकी 100% जिम्मेदार
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। 2 सालों से ये गवर्नमेंट आई है, फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की, तो इसको तो अभी यकीन ही नहीं हुआ कि ये वज़ीर आज़म बन गए हैं इनके लोग, या इनके लोग वज़ीर बन गए हैं, या इनके लोग अभी जो है मैंने MPS बन गए हैं। इनको अभी ये गुमानी, इनको अभी यकीन ही नहीं आ पाया कि ये भी हुक्मरान बन गए हैं। ये अभी तक वो इलेक्शन कैंपेन के मोड में चल रहे हैं, तो इनको डील करना तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत आसान है। इनको अभी खबर ही नहीं है कि जो है वो ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। तो बट मेन जो इसमें कल्प्रिट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो आपका सवाल ठीक है। लेकिन अब तो पाकिस्तान के बड़े और बेशतर शहरों में मेट्रो बसेस चल पड़ी हैं। लाहौर में तो मेट्रो ट्रेन तक चल निकली है, लेकिन कराची में वही खटारा बसें अभी तक, वही पोल्यूशन के मसाइल हैं, वही ट्रैफिक के मसाइल हैं। कब तक एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जो है वो चलती रहेगी, एक दूसरे की कोर्ट में बॉल फेंकी जाती रहेगी? स्टेक होल्डर कोई भी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? दुनिया में जितने भी मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी भी सिटी गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, इसलिए कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। दुनिया में सिटी गवर्नमेंट्स उन मास ट्रांजिट को चलाती है, ऑपरेट करती है। लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, इस्तांबुल हो, शंघाई हो, दुनिया में कहीं पे भी मास ट्रांजिट जो अभी लाहौर में ये मेट्रो बस बनी है, किसी सिटी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई, फेडरल गवर्नमेंट ने फंड किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई। इसीलिए इस जो मास ट्रांजिट है वो इतना चूंकि महंगा प्रोजेक्ट होता है, तो किसी भी सिटी गवर्नमेंट के पास, दुनिया के किसी सिटी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मास ट्रांजिट का मंसूबा खुद बना सके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बात बिल्कुल गलत है कि मेरे ज़माने में ट्रांसपोर्ट पे काम, मैंने 3 रूट्स, ये सारा जो कंसीव किया हुआ है, आप जिस पे आज BRT बनी है, ग्रीन लाइन ये मेरा कंसीव किया हुआ है, ब्लू लाइन मेरा कंसीव, 6 प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, ये सारा मेरा कंसीव किया हुआ, मैंने अपने ज़माने में कंसीव किया। 6 कॉरिडोर्स इसमें कंसीव किए। BRT का नाम पहली दफ़ा पाकिस्तान में लोगों ने मेरी ज़ुबान से सुना। बस रैपिड ट्रांजिट का काम में हमसे देखकर, हमारे ज़माने में हमारे इस प्रोजेक्ट को जब हमने कंसीव करके फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग मांग रहे थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंडिंग मांग रहे थे, इसको देखकर उस वक्त की पंजाब हुकूमत के लोग हमारे पास आते थे। उन्होंने यहाँ से देखकर जाकर अपने मंसूबे बना लिए, क्योंकि उनका वज़ीर आला ऑन बोर्ड था। उनका वज़ीर आला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं था, वो काम करना चाहता था, तो उन्होंने अपने शहर को बना लिया। हमारे यहाँ जो है वो किया हुआ काम, वज़ीर आला जो है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सबसे बड़ी ओपोनेंट है इस तमाम कराची की तरक्की की, उसने ये काम जो है वो नहीं होने दिया। तो लेकिन मैंने अपने 4थे साल में इस शहर में 3 रूट्स मैंने चलाए, और वो बिल्कुल लेटेस्ट जो तरीके से, जो नॉर्मल बसेस के रूट होते हैं कि कंडक्टर अंदर होता है और एक नॉर्मल रूटीन में चीज़ें चला, हमने एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की, जिसको अगर मेरे पास, मैं दोबारा हमारे पास वो टेन्योर आता, अगर इलेक्शन हो जाते तो हम उसको रेप्लिकेट करते, उसको और बढ़ाते हैं। मैंने 3 रूट्स चलाए, सुरजानी से टावर तक, सुरजानी से कायदाबाद तक, और फिर औरंगी टाउन से कायदाबाद, 3 रूट चले। 75 बसेस लेकर आए, 25 बसेस के हमने रूट चलाए, और हमने उसमें ये रखा कि कंप्यूटराइज उसमें टिकटिंग होगी, केबिन जो है वो हर स्टॉप पे लगाया, बस में जो मुसाफिर चढ़ेगा वो टिकट लेकर पहले चलेगा, और बस का ड्राइवर वर्दी में बैठेगा, कोई उसके अंदर कंडक्टर नहीं होगा, और बड़ी डिसेंट किस्म की सब्सिडाइज रेट पर 12 रुपए उसका किराया रखा। 5 करोड़ लॉस पे मैंने मुस्तफा कमाल साहब ये बता दीजिए, कराची की ट्रांसपोर्ट के मसले का आखिर हल है क्या? क्योंकि ना सूबाई हुकूमत संजीदा नजर आ रही है, ना वफाकी हुकूमत, जबकि बल्दियाती इंतखाबात भी मुस्तकबिल करीब में तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। कराची के ट्रांसपोर्ट का मुस्तकिल हल ये है कि जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सूबे को जो खुद मुख्तारी मिली है, वो दरअसल सूबे को नहीं मिली, वो सूबे के वज़ीर आला को मिली है। वो डिक्टेटर हो गया है ये सूबे का वज़ीर आला। तो इसी में ट्रांसपोर्ट की खुद मुख्तारी भी, और जो NFC अवार्ड में जो पैसा मिलता है उसको PFC अवार्ड के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो जब ये इख्तियारात, वसाइल और पैसे आएंगे, और फिर यहाँ पर शहर की बाकिरदार, दयानतदार लीडरशिप मुंतखब होनी चाहिए, जो कि अपना केस प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से दयानतदारी से केस लड़ सके, केस को जीत सके। तो ये इख्तियारात और वसाइल होंगे और दयानतदार क़यादत होगी, तो ये ट्रांसपोर्ट का मसला बिल्कुल। कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, इफ यू लुकिंग एट मी टू कमेंट, इसलिए कि मुझे लगता है कि सब अच्छा है, मैंने भी सब कुछ किया, सबको उन्होंने नहीं किया, यानी ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। किसी भी
हुकूमत में, किसी भी सूबाई हुकूमत में, और आवाम के मसाइल जब वो एड्रेस होने चाहिए। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर दैट। और सब कराची की बात भी करते हैं, सब कराची से वोट भी लेते हैं, लेकिन कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता और है। हर हुकूमत को कराची में मौका मिल चुका है, कौन सी जमात है जिसको नहीं मिला? आप देखें कि कौन है जो कि रह गया हो, लेकिन उसके बावजूद चलें पिशावर चलते हैं, BRT की कुछ बात करते हैं, इसलिए कि वहाँ पर जो मंसूबा शुरू हुआ है वहाँ पर भी तो बार बार आग लगने के वाक़यात और बसें ख़राब होने के वाक़यात सामने आते हैं। लेकिन ब्रेक पहले लेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने पेशावर जाते ब्रेक लगा ली थी और उस BRT मंसूबा भी हम सबके इल्म में है कि ये मंसूबा भी आवाम ने कौन कौन सी मन्नतें दुआएं नहीं मांगी कि ये मंसूबा जो है मुकम्मल हो जाए, जो बिलाखिर मुकम्मल हुआ। उम्मीदें भर लाईं, और उतनी देर ये मंसूबा चला नहीं जितने रोज़ के लिए इसको बंद कर दिया गया। फरा 38 रोज़ आराम के बाद 25 अक्टूबर को BRT बसें चली, मगर एक बार फिर रास्ते में ही एक और बस हिम्मत हार गई। और ये हिम्मत हारने का सिलसिला जो चलता रहता है। BRT बस हयाताबाद के करीब ख़राब हुई, जल्द ठीक कर लिया गया। तर्जुमान BRT का कहना था कि मामूली का मसला आया था, क्लच का मामूल का मसला था, जिसकी वजह से बस चलना बंद हो गई थी। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग है ना, सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, जो कि उसमें हंसी भी आती है, ये कि BRT की बस चलना शुरू होती है और साथ चिंची और रक्शे भी चलना शुरू हो जाते हैं। मैंने भी देखी है। पता नहीं कहाँ पे बस रुक जाएगी और वहाँ पे हमें हमारी दिहाड़ी लग जाएगी। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी है ना, जो डिपेंडेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी मंसूबे की, जो कि बदकिस्मती से BRT जो है वो वहाँ पर अब लैक कर रही है। मुसलसल बस सर्विस की बहाली और फिर उसके बाद दोबारा बसेस के ख़राब हो जाने के वाक़यात की वजह से, इस हवाले से मेरे चलते हैं हम पेशावर। ज़िशान खेल वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि लोग अब कितने मुतमईन हैं जब ये BRT बस सर्विस दोबारा से शुरू होगी है। ज़िशान बताइएगा। जी फरा और हमज़ा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद है पेशावर के BRT स्टेशन पर। 1 माह और 8 दिन बाद जो है ये बस सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई है और हम देख रहे हैं कि जो बसें हैं वो सड़कों पर दौड़ती नज़र आ रही है। ये सर्विस जो थी 1 माह और 8 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई थी, क्योंकि यह के बाद दीगर जो आतिशज़दगी के वाक़यात थे और बस की ख़राबी के वाक़यात थे, तो इसके बाद जो है ट्रांस पेशावर ने यह फ़ैसला किया था कि हम इस सर्विस को जो है मुअत्तल कर दें। और बाकायदा तौर पर जो चीनी माहिरीन हैं, 20 रुकनी टीम ने बसों का बाकायदा मुआयना किया और मुआयने के बाद जो है उन्होंने बसेस को दोबारा चलाने की जो है ग्रीन सिग्नल दे दी। अब जो है हम देख रहे हैं कि ये बसें चल रही है और इस बार इस बसों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है और हम देख रहे हैं कि मुसाफिर एक बार फिर इस मंसूबे से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जाते हैं बस के अंदर और आपको बात करवाते हैं जितने भी मुसाफिर हैं उनसे, जानते हैं कि वो इस सर्विस के बारे में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे सर, ये थोड़ा सा बता दें कि किस तरह लग रहा है 1 माह और 8 दिन बाद ये बस सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई है? नहीं, अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए क्योंकि ये जब बंद थी तो मुश्किलात का भी सामना था, लेकिन अब जब स्टार्ट हुई है तो अच्छा है, बहुत अच्छा सफ़र है, अच्छे तरीके से टाइम पर बंदा पहुंचता है, टाइम पर आता है। और पैसेंजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या तासुरात रखते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छा सर्विस है और हमारे लिए, हम जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत अच्छा सर्विस बना हुआ है, क्योंकि हम जो फिर जो बसेस वगैरह में जाते तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात होती थी। आग लगने के वाक़यात है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ठीक हो गए बस? होगा कि यार काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड था, और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, हर चीज़ में इश्यूज़ आते हैं। आप घर के लिए कोई भी चीज़ नहीं है उसमें भी इशू आ सकता है, इसमें भी इशूज़ हैं। होप करते हैं कि यार इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जितने भी सवारियाँ हैं उनके मुताबिक ये सर्विस नहायत ही मुफीद और बेहतरीन सर्विस है और वो इस जदीद सफरी सहूलत का जो मंसूबा है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आए रोज़ जो है इसमें आतिशज़दगी के वाक़यात भी रोनुमा हुए, लेकिन मुसाफिरों के मुताबिक इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह के वाक़यात रोनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं है और इनके मुताबिक अगर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाई जाए तो ये एक बेहतरीन मंसूबा है। जी ठीक है, बेहतरीन मंसूबा है, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों के लिए तो आरामदेह सफ़र ये है और जो मुश्किलात 38 रोज़ उन्होंने उठाई हैं वो उन्होंने बयान भी किया कि हमें बहुत मुश्किलात। कितना इम्पोर्टेंट ये मंसूबा होगा KP के लोगों के लिए, पेशावर के लोगों के लिए, कि वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये कहती रही कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन पे इन्वेस्ट करना पैसे का ज़िया है और हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। पेशावर की आवाम कितनी खुश थी जब ये प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया, इसका ऐलान किया गया। ये खुशी जो है ये बरकरार रहनी चाहिए यकीनी तौर पे। हम जो इसमें कुछ मामलात सामने आ रहे हैं उस हवाले से जानेंगे उमैर खान से, जो कि तर्जुमान BRT
BRT पेशावर हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर खान साहब, वेलकम इन शो। फरमाइएगा कि ये जो मसला आ रहा है इसके ये वजह तयन हो सका है, क्योंकि आपने बताया था कि चीनी कंपनी और माहिरीन आए हैं, उन्होंने मुआयना किया है, क्या आइडेंटिफाई हो गई रीज़न और उसका हल निकाल लिया गया? जी बिस्मिल्लाह, हमारे बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी मैं आपके तवज्जुह से कल होने वाले अफसोस अखबार की मदद करता हूँ जी। और जैसे कि आपने शुरू में फरमाया कि 38 दिन का आराम, तो 38 दिन का आराम नहीं है जी, 38 दिन का जो है दिन रात का काम है। इसमें ट्रांस पेशावर के माहिरीन, चीनी माहिरीन ने तमाम बसेस की जामे तहकीकात की, जो इशूज थे वो आइडेंटिफाई किया, फिर रेक्टिफाई किया, फिर उसकी रोड टेस्टिंग की, लोड टेस्टिंग की। हमने सर्विस को आर्थिक तौर पे मुअत्तल किया था इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ही हमने उसको तरजीह बुनियादों पे बहाल भी किया। तो जो भी इशूज आए उसको रेक्टिफाई कर लिया। मीनवाइल मैं आपको बताऊं कि जो छोटे मोटे अगर इश्यूज आते हैं किसी भी ऑपरेशन में, दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बहुत अनयूजुअल चीजें नहीं होती, कॉमन चीजें होती हैं जिसको रेक्टिफाई। इसी काम के लिए इंजीनियर्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी है, ताकि जो इश्यूज आए उसको रिजॉल्व कर ले। फर्दर जो चाइनीज टीम है, जो ट्रांस पेशावर के इंजीनियर्स हैं या जो माहिरीन हैं, दे आर ऑन एवरी स्टेशन, ऑलमोस्ट दे आर ऑन स्टेशन रोमिंग, ताकि किसी भी किस्म का कोई इशू भी आता है तो उसको रिजॉल्व कर ले। फिर बसेस भी हमने स्टैंड बाय पे रखी हुई है एज पर हमारा जो ऑपरेशनल प्लान है कि कहीं कोई इशू आता है तो हम बसेस को स्टैंड बाय पे रख लें। तो हमने बसेस को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है ताकि मुसाफिरों को कोई दिक्कत ना आए। वजह आइडेंटिफाई हो गई कि क्यों मुसलसल बच्चे हमारे साथ भी कुछ शेयर कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स थी क्या, कोई रिपोर्ट तो आपने बनाई होगी? जो बस मैन्युफैक्चरर की जो रिपोर्ट थी उसमें कंट्रोलर्स और कैपेसिटर्स में अनयूजुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और बाद में आग का बायस बना। तो दैट हैज बीन रेक्टिफाइड, रिप्लेस्ड, उनकी कैपेसिटी एनहांस कर दी गई है और इवन जो आलात हैं वो उनको चेंज भी कर दिया है, उनकी कैपेसिटी भी एनहांस कर दी है। और मैं आपको बताऊं कि जो बसेस हैं और इनके आलात हैं ये वारंटी में है, ताकि किसी भी किस्म का ना हुकूमत पाकिस्तान ना हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कोई 1 रुपया भी लगे। जी ठीक है उमैर खान साहब, ये हमें सिर्फ बता दीजिएगा कि पहले दिन फिर से बस चली, क्लच का मामूली मसला है लेकिन लोगों के एतबार के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचती। वो सवालात उठाते हैं कि यार पहले दिन चली थी फिर एक बस ख़राब हो गई, क्या मुकम्मल बाकी चीज़ें चेक नहीं की गई, सिर्फ वो कैपेसिटर चेक कर लिए गए, या मुकम्मल चेक किया गया कि भाई बाकी मसले भी आ सकते हैं? पहले दिन तो ये वाकया नहीं हुआ, ये दूसरे दिन हुआ, मैं आपको बताऊं। और जितनी देर मतलब टोटल जो वाकये की दौरानी है वो 2 मिनट का था। 2 मिनट में इशू जो था वो रिजॉल्व कर लिया गया। उसके बाद जो लोग थे उनको फौरन दूसरी बस में भेज भी दिया गया। बसेस की असर नौ जामे तहकीकात भी हुई है, इंस्पेक्शन भी हुई है, सिंस बसेस आर न्यू और वारंटी में भी हैं, तो किसी किस्म का अगर कोई इशू भी आता है तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मीनवाइल जो अगर मैं जैसे बताया कि बड़े ऑपरेशंस में माइनर फॉल्ट्स आना और उनकी रेक्टिफिकेशन करना एक नॉर्मल है, इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल जिसको हम समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ओवरऑल सिनेरियो है वो ये है कि हम चीज को बहुत हाईलाइट कर देते हैं, हालांकि हमने ऑपरेशनली इसका प्लान रखा होता है, कॉन्टीजेंसी प्लान, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। हम नहीं चाहते कि हम लोगों को किसी भी किस्म की दिक्कत में डालें, क्योंकि ये लोगों के लिए बनाई गई सर्विस है और लोगों के वसीतर मुफाद में इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो कि मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मुख्तलिफ उन इतलात के हवाले से है जो कि सोशल मीडिया पर सर्कल कर रही हैं। उसमें यह है कि जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया उस कंपनी का बसें बनाने का तजर्बा नहीं था, और इसके बारे में जो 6 कंपनियां जो कि जिनके दरमियान बिडिंग का कंपटीशन हुआ था उनमें से एक कंपनी ने लिखा भी ख़त केपी गवर्नमेंट को कि हमें बताया जाए कि किस बुनियाद पर ये जो है इनको दिया गया है, क्योंकि चाइना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक 2011 से 2017 तक 5 सालों में कोई भी इन्होंने हाइब्रिड बस नहीं बनाई थी इस कंपनी ने, जो कि गोल्ड ड्रैगन बस जिनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है। तो ये कुछ बातें सरफेस हो रही हैं कि सेक्शन 3 जो था बिडिंग का उसके मुताबिक 3 साल का तजर्बा ज़रूरी था, इन्होंने तो कोई बस बनाई नहीं थी। तो ये मामला के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं कि जी ये सबसे पहले जो हमने जितने भी बसेस की खरीदारी हुई है ये तमाम की तमाम ट्रांसपेरेंट और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हुई है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट, कोई डॉट ऑफ डाउट भी नहीं है। अब जो स्पेकुलेशन चीजें कर रही होती हैं, देखिए वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल बहुत सारी चीजें कर रही होती हैं, बट मैं आपके तवज्जो से वजाहत कर दूं कि जो बसेस की खरीदारी है या जो गोल्डन ड्रैगन जो कंपनी आपने नाम लिया है, किसी किस्म का कोई डॉट ऑफ डाउट नहीं है। तो हर चीज ट्रांसपेरेंट हुई है, एज पर रूल्स, लॉ एंड पॉलिसी हुई है, जिसका जो क्राइटेरिया सेट था। आपको ग्रीवियंस में अगर कोई पार्टी जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्टर जाता है तो क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल नहीं कर रहा या हमारे जो सेट क्राइटेरिया जिनको मीट नहीं कर रहा तो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई होगा। तो हम टेक्निकली इसको क्वालिफाई करके कल को फिर हम एक नया इशू क्रिएट कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। हमने हर चीज को
फायदे जवाब है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक लेके चलना है। एनी डॉट ऑफ डाउट इज नॉट देयर। जी ठीक है उमर खान साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि अब पेशावर के अवाम ये तवक्को कर सकते हैं अब कोई मसला नहीं होगा, अब आरामदेह सफ़र, ये जो सहूलत है ये मुसलसल चलती रहेगी, इसको ब्रेक नहीं लगेगी? वेल आई थिंक आपके जो सवाल है ये मेरे से पहले लोगों ने इसका बड़ा अच्छा आंसर दे दिया कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैक्रो लेवल का प्रोजेक्ट है, और मैक्रो लेवल के प्रोजेक्ट में ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है और लोगों के लिए ही है। तो हम समझते हैं कि लोगों के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और सुबह 6 से रात 10 बजे तक की सर्विस चल रही है। मीनवाइल मैं आपके तवज्जो से भी बता दूं कि एक्सप्रेस रूट फाल है 24 अक्टूबर से, तो लोग उसका ज्यादा फायदा उठाएं। जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस जिन्होंने जाना है, ये वापस भी आना है, तो सुबह 7 से 11 उसका टाइम है और 3 से 7 उसका बाद में टाइम है। तो वो लोग हम चाह रहे हैं कि उसमें भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, उसमें भी आए और बेहतरीन सर्विस है जो इंशाल्लाह चलती रहेगी, बिला तासुर चलती रहेगी। अच्छा उमर खान साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने जैसे खुद वाक़े का जिक्र किया अफसोसनाक सानहा जो कि पेशावर में पेश है, कोई सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है इस तरह के जो ये आपके इस प्रोजेक्ट पे भी कुछ इसके हवाले से विजिलेंस जो है उसमें इजाफा किया गया है कि मोहतात तर्ज अमल इख्तियार किया जाए? हाँ जी बिल्कुल मैडम, ऐसे है कि हमारी प्री एंड प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच नहीं है। हमारा एक बेहतरीन कंट्रोल रूम है, अगर किसी दिन आप लोगों की टीम आए मैं विजिट भी कराऊंगा कि हमारे तमाम स्टेशंस पर, तमाम बसेस में कैमरा, सीसीटीवी नस्ब पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि शिफ्ट्स में चलते हैं, दिन रात 24 आवर्स 3 शिफ्टों में चलाए जाते हैं और उसके बाद ट्रैक कॉरिडोर की मॉनिटरिंग की जाती है, इवन जो बस स्टॉप आउटडोर है उनकी भी की जाती है। तो बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक सिक्योर प्लान है। बिल्कुल ठीक है उमर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान BRT पर सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात करते पुर उम्मीद हैं और ये अच्छी बात है, पुर उम्मीद होना चाहिए कि अब अल्लाह करे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और ये ट्रेन है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और मसला जो कि इस वक्त सामने आया है वो सिंध हुकूमत का एक और यूटर्न है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से तलबा को फीसेस में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फ़ीस में 20% रियायत देने का फैसला किया गया था, जो वापस ले लिया गया। और बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ की गई थी वज़ीर आला सिंध के उस वक्त जब इन्होंने रियायत देने का फैसला किया था, इन्होंने अपील भी की थी, लेकिन अब वापस ले लिया और साथ साथ फुर्ती दिखाते हुए पूरा नोटिफिकेशन भी इन्होंने जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि सूबाई काबीना के इजलास में फीस रियायत ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। अच्छा वैसे हमजा, इस हवाले से एक एहतजाज सामने आया था जब बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ को भी कोरोना अलाउंसेस दिए जा रहे थे सिंध में, जो कि रोक लिए गए, जिस पे उन्होंने एहतजाज किया, लाइट सर्विसेज जो भी होती हैं। और फिर उस एहतजाज के बाद अभी पिछले दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के पेश नज़र वो अलाउंस जो है वो दोबारा से दे दिया गया। तो अगर दूसरी लहर को हुकूमत सिंध खुद कन्फेस भी कर रही है और मान भी रही है और वहाँ पर वो दे रही है डिस्काउंट, तो हैदराबाद में और सिंध में जहाँ पे स्कूल मुसलसल बंद हो रहे हैं वहाँ पर फीसों में दोबारा जो कमी की गई थी 20%, उसमें वापस ले लेना नोटिफिकेशन कुछ समझ नहीं आता। कोरोना की दूसरी लहर सिर्फ अस्पतालों में तो नहीं आ रही ना, वो तो वालदैन को, कारोबार को, ज़िंदगी को भी उसी तरह से मुतासर कर रही है। वहाँ पर भी लॉकडाउन और स्कूल बंद भी हो रहे हैं। और इसलिए क्योंकि जो स्कूल थे वो फीस अदा नहीं कर पा रहे थे और बाकियों को जो अब चीज़ें कर रहे थे ना वो मामलात तय नहीं हो रहे थे, जो टीचर्स थे उनकी जो है पे नहीं, सैलरी जो थी वो नहीं दे पा रहे थे। इसलिए कहा गया था कि जी कि आप थोड़ी कटौती कर दें, हुकूमत भी शायद थोड़ी सी हेल्प करेगी। लेकिन अब अगर दोबारा कोई ऐसा मामला आ जाता है तो क्या बनेगा, ये शायद सिंध हुकूमत अभी नहीं सोच रही है, अगर सोच रही है तो बता नहीं रही है। बिल्कुल सही। सदर ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन सिंध जोन हमारे साथ हैं मोहम्मद अख्तर तारिक अराई साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम यू इन शो। बताइएगा कि ये जो फैसला वापस लिया गया है, कुछ जल्दी नहीं की गई इस नोटिफिकेशन को जारी करने में? कोरोना की दूसरी लहर का खदशा तो अभी भी मौजूद है। देखिए, इनफैक्ट ऐसी कोई जल्दी नहीं की, गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के किया है। खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो जाए तो उसके बाद भी दोबारा यही जो एक्ट पास किया गया था इसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये था कि इस एक्ट में सिर्फ 20% फीस नहीं थी, उसकी रिडक्शन नहीं थी, मगर इसके अंदर लैंडलॉर्ड को रेंट कम करने का भी एक स्लैब बनाया गया था, 50% रेंट कम करना था। तमाम दूसरी बातों पर जो है अमल दरामद नहीं हो सका। इस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर सक्सेसफुल अमल दरामद हुआ तो वो सिर्फ स्कूल की 20% फीस का हुआ था। तो इसके अलावा मोस्टली यानी कि 5% लैंडलॉर्ड्स होंगे जिन्होंने अपने रेंट में 50% या जो स्लैब दिया गया था इस कानून के तहत उसमें कमी की हो, किसी ने कमी नहीं की। तो इस तरह से और भी इसके अंदर कवानीन के अंदर इसके अंदर कुछ कवानीन डाले गए थे मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सिर्फ 20% की रिडक्शन हो रही थी और तालीमी इदारे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ रहे थे, लॉसेस में जा रहे थे।
तो इस वजह से फिलहाल गवर्नमेंट ने ये सोचा, क्योंकि कुछ पिटिशंस भी दायर कर दी गई स्कूल थी की टीचर्स की फीसें तो कम कर दी थी आपने, मतलब तनख्वाहें उनकी कम कर दी थी, आप बिल्स वगैरह भी उस तरह से नहीं थे, बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे थे, तो फिर लॉसेस जो है वो कहाँ से हो रहे थे? फीसें भी आप मुसलसल वसूल कर रहे थे। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि स्कूल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं और मंथली इनकम होती है, और अगर मंथली इनकम नहीं होगी, मंथली पेमेंट्स नहीं होगी, यानी अकोमोडेशन कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट हो गई, यूटिलिटी कॉस्ट हो गई, टीचिंग कॉस्ट हो गई, नॉन टीचिंग स्टाफ कॉस्ट हो गई, यानी कि 98% अखराजात जो होते हैं वो मंथली बेसिस पर होते हैं। जब मंथली हमारी, चाहे हमने कोई अपने स्कूल्स को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट तो नहीं किया, हमने अपने स्कूल्स को किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कन्वर्ट नहीं किया, हमने कोई साइड बिजनेस तो उसमें शुरू नहीं किया, हमारा तो अवेलेबल था उस सर्विसेज के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन ले लीजिएगा, आपका बिजली का बिल नहीं आया स्कूल अगर बंद रहे तो, आपका गैस का बिल नहीं आया अगर स्कूल बंद रहे तो अगर 20% कटौती थी भी तो क्या वो वहां पर एडजस्ट नहीं हो रही थी? फीस तो मुसलसल ले रहे थे आप, और टीचर्स को तनख्वाहें भी आपने 50% बहुत सारी जगहों पे कट कर दिए थी। मैं आपको एविडेंस भिजवाता हूं और आप पब्लिक को दिखाइए। देखिए, बिजली के बिल पूरे पाकिस्तान में, चाहे वापडा हो या कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कराची की KESC हो, तो उसके अंदर इतने टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं और एक जनरल टैरिफ इंट्रोड्यूस किया गया है 3 फेज का, जो कि सेमी कमर्शियल है। उसके आप बिल्स देखेंगे, हम आपको पूरी हिस्ट्री KESC की या वापडा की होती है कि लास्ट जून में क्या बिल था और इस जून में क्या बिल है, लास्ट अप्रैल में बिल क्या था, इस अप्रैल में क्या है, तो कहीं भी कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी, स्टाफ आ रहे थे, वहाँ PCs चल रहे थे, कंप्यूटर चल रहे थे, बल्कि ज़्यादा कंजम्पशन हो रही थी। दूसरी बात, उस एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस और तमाम चीज़ों के कमी करने के लिए कानून पास किया गया था। क्या वापडा ने कमी की? क्या गैस कंपनी ने कमी की? क्या वाटर पानी सप्लाई वालों ने कमी की? किसी ने कमी नहीं की। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ तो सिर्फ स्कूल्स के अंदर हुआ। ठीक है, तो लिहाजा इसीलिए अख्तर राइन साहब ये बता दीजिएगा, चलें ये फैसला आप लोगों की हद तक तो खुश आइंद है, तो डाउन साइजिंग भी की गई थी प्राइवेट स्कूल मालिकान की जानिब से, तो अब ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन क्या करेगी? जो डाउन साइजिंग की गई थी अब तो फीस मुकम्मल होगी और वो लोगों को दोबारा से बहाल करने की, दोबारा से उन लोगों को अपनी नौकरी वापस देने की कोशिश की जाएगी ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन की जानिब से? देखिए, डाउन साइजिंग जो है बहुत कम स्कूल्स में हुई थी, जो बिल्कुल छोटे से स्कूल थे जो पे ही नहीं कर पा रहे थे, बल्कि हमारे 30,000 के लगभग पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर वगैरह तमाम के अंदर स्कूल्स बंद हो गए, 30,000 स्कूल बंद हो गए। डाउन साइजिंग में दोबारा रीज्वाइन कर लिया है उन टीचर्स ने, और वो ऑलरेडी वी आर पेइंग फॉर देम। जब से स्कूल खुला है वो सारे टीचर ज्वाइन कर चुके हैं, जो चंद टीचर्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर गए थे या वो चले गए थे या मैनेजमेंट ने उनको फिलहाल स्टॉप कर दिया था। फिर मैं ये भी बात बता दूं कि उनसे हमारा ये कमिटमेंट था, क्योंकि वी डोंट हैव फंड्स नाउ, तो हम आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, जब आप रिज्यूम करेंगे तो हम पे करेंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर दोबारा अभी लॉकडाउन हो गया तो मे बी कि वो इंस्टॉलमेंट्स पे जो प्रीवियस सैलरी दी जा रही है, देना शुरू कर दी है हमारे स्कूलों ने, वो मे बी कि अभी ना कंटिन्यू कर सकें। मगर ये है कि ये बहुत एक खुश आइन फैसला है कि कम से कम जो है वो हम प्रीवियस जो चार्ज ड्यूज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ के, उनको इंस्टॉलमेंट्स में, पार्ट पेमेंट्स में हम उनको पे कर सकें। ये बताइएगा अब अख्तर साहब के दूसरी वेव तो पूरी दुनिया में आ चुकी है, पाकिस्तान में भी मतलब कह रहे हैं कि बाकायदा दूसरी लहर चल रही है इस वक्त। खुदा ना खास्ता सूरत हाल जो है, जैसे NCOC कह रहा है कि अगर नहीं पासदारी की गई मुख्तलिफ जो हमारे SOPs हैं तो मसला बढ़ सकता है। उस सूरत में क्या लाए अमल होगा? क्या दोबारा से फिर ये 20% जो है आप देंगे, या फिर आप फिर इसी तरह से कहेंगे कि जब 20% हुकूमत देती है वालिदैन को कोई रिलीफ तो हमारा नुकसान होता है? ब्रांचेस पे ब्रांचेस स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ पे वो फ्लरिश कर रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन को किसी भी तरह का रिलीफ देने में एकदम से कारोबार जो है वो नुकसान में चला जाता है। देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर इसमें आपने 5 सवाल कर दिए। NCOC की बात करूं कि NCOC ने खुद तारीफ की थी कुछ अर्सा पहले, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि स्कूल्स के अंदर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो रही है। दूसरी तरफ ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ब्रांडेड स्कूल्स की बात शायद आपने कर दी कि ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोले जा रहे हैं, वो ब्रांडेड स्कूल्स हैं। हमारी कौम क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस है, तो जहाँ ब्रांडेड स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ज़रूर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है और इतनी ब्रांचेस नहीं खुल रही। स्कूल हालांकि बंद हो गए। अब बात यह है कि अगर गवर्नमेंट दोबारा से अनाउंस करती है कि जी हमें लॉकडाउन करना है,
तो सिर्फ NCOC ने ये नहीं कहा कि स्कूल्स की बात की है, SOPs जो है वो मार्केट्स में फॉलो नहीं होते, ट्रांसपोर्ट में फॉलो नहीं हो रहे, दूसरे सुपर स्टोर्स के अंदर फॉलो नहीं हो रहे, ठीक है, बहुत बड़ी जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ फॉलो हो रहे हैं, मगर आप देखें बहुत सी गैदरिंग्स हो रही हैं, सोशल गैदरिंग्स हो रही है, वहाँ फॉलो नहीं हो रहे हैं। नहीं, सवाल ये है कि अगर दोबारा लहर आ जाती है तो क्या आप दोबारा से 20% डिस्काउंट देंगे या फिर हुकूमत को कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे कि नहीं जी आप बिल्कुल देंगे, अगर गवर्नमेंट अनाउंस करेगी बिल्कुल देंगे, मगर हुकूमतें नाकाम रहीं इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन लैंडलॉर्ड में और दूसरे इदारों में जहाँ करनी थी, यूटिलिटीज के इदारों में वहाँ कमी नहीं करवा सके। मासवा इसके 300 से यूनिट से कम यूनिट वालों के कुछ इंस्टॉलमेंट कर दी गई और सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए। जहाँ तक मेजर कंजम्पशन, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो 300 यूनिट से कम कंज्यूम करता हो। बात यह है कि हम जरूर देंगे, ऑर्डिनेंस को हम फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट का साथ देंगे। बिल्कुल ठीक है। अख्तर आराई साहब हमारे साथ मौजूद थे। सो ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और मैं एक चीज़ जो कि कल हम इसलिए नहीं जिक्र कर सके, कल एक ऐसा खौफनाक सानिया हो गया कि हमारी पूरी तवज्जो उस मेन इशू की तरफ से जो कि उस दिन की मुनासबत से थी, यौम सियाह, जो कि मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना भारतीय कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कल मनाया जा रहा था, वो पूरा मीडिया शिफ्ट हो गया। और मुझे तो ये भी लगा कि इस तरह के वाक़यात इस दिन पे करने की एक वजह ये भी होता है कि मीडिया को पूरा डिफ्लेक्ट कर दिया जाए। आप उस दिन की जो अहमियत और सिग्निफिकेंस है उससे हटाकर एक ऐसे पेनफुल वाक़े की तरफ ले जाएं। एनीवे, मकबूजा वादी की आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियों और सेमिनार समेत मुतादिद प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। और इस्लामाबाद की फ़ज़ा ख़ास तौर पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। डी चौक से नेशनल प्रेस क्लब तक साइकिल रैली भी फरा निकाली गई। लाहौर में भी इस तरह की एक रैली निकाली गई जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से थी, जिसमें वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब ने भी खुसूसी शिरकत की। मुज़फ़्फ़राबाद, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में भी कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों की यौम सियाह पर अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिले, जद्दोजहद जारी रही। वज़ीर आज़म का क्या कहना था वो ज़रा सुना। कश्मीरी कौम के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। कश्मीर में तो स्टेट टेररिज्म वाज़े है, मैस ग्रेव्स वहाँ डिस्कवर हुई हैं, वहाँ जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है, जिस तरह वहाँ मीडिया का मुंह बंद किया जाता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरह की स्टेट टेररिज्म की जा रही है वो भी इंशाल्लाह हम दुनिया के सामने रखेंगे। हम अमन चाहते हैं। मैं आज भी हिंदुस्तान को कहता हूँ कि पाकिस्तान अमन चाहता है। जब मैं इक़्तिदार मिला मुझे तो मैंने एक ही चीज़ की कि आप एक कदम हमारी तरफ आएँ, हम 2 कदम आपकी तरफ जाते हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि बर्रे सग़ीर के लोगों के लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अमन, क्योंकि अमन से ही खुशहाली आती है। और मैं फिर से कहता हूँ कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलिट्री सीज ख़त्म करनी पड़ेगी जो कश्मीर की आपने की हुई है। और दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीरियों को राइट देना पड़ेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि वो जो भी वो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला, वो एक प्लेबिसाइट के ज़रिए उनको वो राइट जो दुनिया की कम्युनिटी ने प्रॉमिस किया था वो राइट मिलेगी। वज़ीर आज़म का ये पैगाम था यौम सियाह के मौके पर। और फरा 73 बरस कबल 27 अक्टूबर का ही दिन था। 1947 को भारत ने पहली बार मकबूजा कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतारी थी, जिसके बाद से भारत ने आज तक कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर जाबिराना कब्ज़ा किया। और इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सरदार साहब, कहिएगा कि यौम सियाह के मौके पर अगर बात की जाए, जो कल हमने मनाया, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने मनाया, तो 73 बरस गुजर गए। क्या आज भी कश्मीरियों का अज़्म उसी तरह बरकरार है? आज आज़ाद कश्मीर के अवाम लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार अपने भाइयों को क्या पैगाम दें? मकबूजा जम्मू कश्मीर में अगरचे 73 साल गुजर गए हैं, हिंदुस्तान ने जुल्म की इंतहा कर दी है, और उसके बाद अब वो जो है हिंदुस्तान में लाकर बाहर से हिंदू को आबाद कर रहा है। गुज़श्ता बरस उसने 9 लाख फ़ौजी जो है वो मकबूजा इलाके में मुतय्यन किए, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों ने, बिलखुसूस मकबूजा इलाके के लोगों ने अपने हथियार नहीं डाले, और वो उसी अज़्म और जुर्रत और हिम्मत और शुजाअत के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम उनको
खराज तहसीन पेश करते हैं उन लोगों को और उनकी क़यादत को। हमारा पैगाम ये है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग आपके साथ खड़े हैं और सारी दुनिया के लोग जो हैं, जो कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं, बल्कि जो भी आज़ादी पसंद क़ुव्वतें हैं दुनिया की, उनके साथ खड़ी हैं। और इस वक्त जो है हमारी जो जद्दोजहद है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जो मकबूजा इलाके में जो नस्ल खुशी हो रही है या उसके अलावा जो जिस तरीके से आबादी के तनासब को तब्दील किया जा रहा है और जिस तरीके से कश्मीरियों में औरतों, माँ, बच्चियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है और जो नौजवानों को ज़बरदस्ती गायब किया जा रहा है, इस किस्म के हुकूक इंसानी की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इनको रुकवाने में अभी हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है और सारी दुनिया जो है उसे जवाबदेह ठहरा रही है। इसमें थोड़ा मसला ये है कि जो, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, कि जो फैसला करने वाली ताकतें हैं वो हिंदुस्तान को जवाबदेह नहीं ठहरा रही हैं, बिलखुसूस सलामती काउंसिल के वो अरकान जो हिंदुस्तान के साथ जिनके स्ट्रेटेजिक और माशी ताल्लुकात हैं, उसकी वजह वो खामोश हैं और इस वजह से हिंदुस्तान को शय मिली है कि वो अपने जुल्म इस्तबदाद को इस सतह पे ले आए। अच्छा, इस दफ़ा जो है हमने देखा कि बड़ी तादाद में पोस्टर्स लगाए गए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के। ये पोस्टर कश्मीर की तहरीक आज़ादी की मुनासबत से कितने मानी खेज़ हैं कि इस दफ़ा जो आज़ाद कश्मीर में बड़ी तादाद में पोस्टर्स देखे जा सकते हैं? सन 1947 में अहले जम्मू कश्मीर की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा बने। वो ख्वाहिश, वो कसम आज तक कायम है और कश्मीरी उसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान से वाबस्तगी के इजहार के लिए वहाँ कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जब वहाँ शहदा शहीद होते हैं तो उन शहीदों को जो है पाकिस्तान के झंडों में लपेट के दफन किया जाता है। वहाँ जब लोग जनाजे में शिरकत के लिए जाते हैं तो सबसे नुमायाँ रंग जो है हरा रंग होता है, जो पाकिस्तान के झंडे का रंग है। और इसी तरीके से जब वो पाकिस्तान की क़यादत की तस्वीरें वहाँ लगाते हैं तो पाकिस्तान से अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं। वहाँ ऐसे रहनुमा मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये नारा लगाया था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो इस वजह से जब भी इस किस्म का कोई मौका आता है, जैसे योम स्याह है या योम यकजहती कश्मीर है या योम तासीस से आज़ाद कश्मीर है, तो वहाँ आपको इसी किस्म का इजहार यकजहती नज़र आता है, जिसका मतलब ये है कि जम्मू और कश्मीर के और पाकिस्तान के लाजवाल रिश्ते हैं और हिंदुस्तान तमाम रेशा दबानियों के बावजूद, हिंदुस्तान की जारियत के बावजूद, उसकी दहशतगर्दी के बावजूद ये रिश्ते जी ठीक है। सरदार साहब, मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत बशमूल फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, जो एक ज़माने में भारत के गुण गाते थे, अब भारत से नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, क्या इनकी सियासी क़यादत का भारत के रियासती जबर के सामने खड़े होने से कश्मीरियों का केस कुछ मजबूत होगा? यासीन मलिक साहब और आसिया इंद्राबी, शबीर शाह साहब जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं वहाँ तिहाड़ जेल में हैं। तो ये हमारी क़यादत है। ये तो जो जिस क़यादत का आपने जिक्र किया, ये तो नया लिबादा ओढ़ के आए हैं और ये कैद नहीं है। इनको कैद किया था मेरा हाल लोगों से बचाने के लिए, लोगों के गम और गुस्से से बचाने के लिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो है माजी करीब में कश्मीरियों की बीनाई छीनने में सहूलतकार थे। तो उनके गम गुस्से से बचाने के लिए इनको एक किस्म की प्रोटेक्टिव कस्टडी दी थी। और अब जो है वो हमें नहीं पता उनका क्या एजेंडा है। उन्होंने कश्मीरियों की ज़बान बोलना शुरू कर दी है, उन्होंने पाकिस्तान की ज़बान बोलना शुरू कर दी है और ये माजी में जो है कश्मीरियों को बेचते चले आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनका एजेंडा मशकूक है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान और जो सियासी रहनुमा है वो इस सिलसिले में खासी एहतियात करें, क्योंकि अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो जो आपके असल हलीफ हैं, कश्मीरी आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, उनकी दिलशिकनी होगी और सख्त मायूसी की फिजा पैदा होगी। बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि क्या आप पाकिस्तान की सिफारतकारी की जो कोशिशें हैं मसला कश्मीर के हवाले से उससे मुतमईन हैं? ये मसला क्या आपके ख्याल में अब सिफारतकारी के ज़रिए से हल होना मुश्किल है? क्या इसका कोई और हल है जो कि आप तजवीज़ करते हैं? आपने खुद अभी जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशन समेत तमाम लोग जो है मुत्तहिदा, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने में नाकाम है, उनको उसके ऊपर इंडिया की अकाउंटेबिलिटी करने में नाकाम है। तो इस मसले का हल कैसे होगा? दुनिया भर में जो है कश्मीर के हक़ में आवाज़ें बुलंद हुई हैं। उसके अलावा
कई हुकूमतों ने हमारा साथ दिया है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान की काविशों की वजह से हुआ, इसके लिए और दफ्तर ख़ारजा की हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा था वो बहुत अहम है। हमारी ये कोशिशें कुछ हद तक तो कामयाब हुई हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं है, क्योंकि कश्मीर में नस्ल कुशी, मखूज़ा जम्मू कश्मीर में नस्ल कुशी जारी है, कत्लेआम जारी है। आप ही के सवाल से ये नुक्ता उभरता है, वो ये है कि ये सिर्फ सिफारतकारी का मसला नहीं है। सिफारतकारी की वजह से हम कामयाब नहीं होंगे। हमें जो है अवामी सतह पे, बैनुल-अक़वामी अवामी सतह पे ये तहरीक चलानी होगी ताकि दुनिया के लोग हमारे साथ हों। दुनिया के लोग हमारे साथ तब खड़े होंगे जब हम यहाँ जो है कश्मीरियों के साथ खड़े हों, जब बड़े बड़े जलसे जो है वो कश्मीर के हक़ में हों या कश्मीरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हों, और उसमें तमाम सियासी जमातें जो है एक दूसरे के साथ मुकालमा करें और कहें कि चूँकि वैसे भी वो मुत्तफ़िक़ राय हैं, इस सिलसिले में मुत्तफ़िक़ हैं कि जनाब मसला कश्मीर के ऊपर उनका कोई इख्तलाफ है, तो अपनी सियासी क़ुव्वतें मुज्तमअ करें और कश्मीर के लिए तहरीक को एक नई तवानाई दें। जी ठीक है, सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान सुबह पाकिस्तान से बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पर आगे बढ़े और उसकी बात करेंगे कि जो भारत से आवाज़ें उठ रही थी ना, उसका हमने देखा कि कल उसका पहला वार भारत की जानिब से किया गया उस बयान के बाद। और हमजा, ये हुस्ने इत्तफाक तो नहीं हो सकता ना कि 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका हुआ, जबकि हम इंडिया के वहाँ पर जो साजिशें थी उनकी बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो ठीक उसी तारीख को 16 दिसंबर 2014 को हमारे मासूम बच्चों को निशाना बना दिया गया, ताकि हम इंडिया की दहशतगर्दी, उनकी साजिशों की बात जो है मीडिया करने के बजाय अपने हम दुखड़े जो हैं वो रोने में मसरूफ़ हो जाए। ये हुस्ने इत्तफाक तो नहीं हो सकता कि 27 अक्टूबर को, जबकि यौम स्याह है कश्मीर का, हम सबके दिल कश्मीरी भाइयों के लिए धड़कते हैं, वहाँ पर इंडिया ने जो एक दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी मचा रखी हुई है, उससे तवज्जो हटाने के लिए एक हमारे मासूम बच्चों को फिर निशाना बना दिया गया। और फिर वो एक ऐसा हौलनाक वाक़या जो है धीर में मदरसे में किया गया कि जिसकी वजह से पूरा मीडिया को मालूम है कि हम बच्चों पे हमला करेंगे तो ये भूल जाएंगे बाकी सब कुछ और ये अपने बच्चों को उस मामले में मशगूल हो जाएंगे। सो ये अजीत दोवल ने जो बात की थी ना न्यू इंडिया की, और जो उनका बयानिया है कि हम जंग अब ऑफेंसिव लड़ेंगे, हम जंग को लेके जाएंगे उस सरजमीन पे जहाँ से कि बकौल उनके हमारे ऊपर अटैक्स इनिशिएट होते हैं। अब चाइना से उन्होंने मार खा ली, लेकिन थ्रेट्स का उनका सिलसिला जो है इसी पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं कि भारत से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो नज़रियाती मुखालिफ है। खदशा है भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करेगा, और चीन से मार खाने वाला भारत अब बढ़ के मार रहा है और उससे बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। ये कौमी सलामती के मुशीर हैं, और हमारे जो मुशीर हैं कौमी सलामती के, उन्होंने बताया था कि भारत एक तरफ से बात कर रहा है कि हम आपके साथ कुछ डायलॉग करना चाहते हैं, कुछ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो अजीत दोवल है वो न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उस सरजमीन पर जाकर लड़ने जाएंगे, उस सरजमीन पर जाएंगे जहां से हो रहा है, और वो यकीनन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों की हमारे सामने, हमारे मुशीर कौमी सलामती ने भी बात की, मोईद यूसुफ साहब ने, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उनका लहजा, उनका अंदाज, उनका बयानिया पूरी दुनिया के सामने। ये इंडिया के जो हैं वो कौमी सलामती के मुशीर किस ज़बान में बात कर रहे हैं, किस अंदाज में बात कर रहे हैं, सो ये हम दुनिया को बताने में कामयाब होंगे या नहीं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम यू इन शो। बताइएगा सर कि ये इंडिया का बदला हुआ ये जो लबो लहजा है और ये जो वो धमकियाँ दे रहे हैं, ये जो बातें वो कर रहे हैं, ये कोई साजिशों का नया जाल है या ये उनकी पुरानी वो बातें हैं? कहना अब खुल के शुरू हो गए हैं, पहले मुँह में जिसे कहते हैं बगल में छुरी मुँह में राम राम था, अब उन्होंने उसके बारे में ओपन अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए। हमारा क्या मौक़िफ़ है और हम क्या इसके बारे में सोच रहे हैं? बड़ा असल में बात यह है कि आपने देखा कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, खुद आइसोलेट हो गया। उनके तमाम वो ममालिक जो इनकी प्रॉक्सीज थी, हर वक्त इनका कंट्रोल रहता था, लाइक नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन ईरान, सब ने इसको बिल्कुल इंडिया से बाइकआउट कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद चाइना ने जो इनको लद्दाख में मारा है, इनको डंडों से और दूसरों से, वो सब दुनिया के सामने इनकी फौज का मुँह काला हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 27 फरवरी को इनको जो मुँह काला किया वो रहता है, हमें पता है कि किस तरीके से हमने जहाज़ गिराया, फिर उनको वापस भी किया। सिर्फ इस वक्त क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए हैं, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
फिर उसके बाद NCA और उसके बाद ये NRC जो उन्होंने किया उसकी प्रॉब्लम्स है। कश्मीर में कश्मीरी नौजवान की फौज को मार रहे हैं। ये अब परेशान है अपनी आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ये ऐसी लीडर भपकियाँ दे रहे हैं। वरना किसको नहीं पता इनकी फौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है। दे कैन किल ओनली नहते कश्मीरी औरतों बूढ़ों बच्चों को ये शहीद कर सकते हैं, बाकी तो ये कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है, पिछले 30 साल से दहशतगर्दियों के खिलाफ लड़ रही है, मुझसे दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म कर दी। अब ये ओपन थ्रेट कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान में ये करेंगे, शिया सुन्नी की लड़ाई करा देंगे, पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। आपके सामने दुनिया को पता चल गया, अमेरिकन जरीदे ने बताया कि ये ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं। $1.53 बिलियन की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये पैसा कहाँ गया? ज़ाहिर है दहशतगर्दी में गया। अभी उसके बाद गुलबशन जादेव की मिसाल आपके सामने है। फिर तहरीक तालिबान वाले खुद कह रहे हैं हाँ जी इंडिया में सपोर्ट करता है। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अफ़गान अमन अमल को ख़ास तौर पर भारत निशाना बनाना चाह रहा है और अमेरिका के भी उसी के अंदर स्टेक्स हैं, लेकिन अमेरिका तो खुल के भारत की हिमायत कर रहा है। उनके जो वज़ीर दिफा हैं मार्क एस्पर, वो ये कह रहे हैं कि चीन को ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करने देंगे, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और फिर वो तो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जो हैं वज़ीर ख़ारजा भी ये कह रहे हैं कि भारत की खुद मुख्तारी का हम दिफा करेंगे। क्या अमेरिका को मालूम नहीं है भारत ये कोशिशें कर रहा है? देखें, अमेरिका को पता है और अमेरिका की मर्जी से ही हो रहा है। वजह ये है कि अमेरिका भारत को अपनी प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, फिर साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। CPEC को नाकाम बनाने के लिए अमेरिका और इंडिया नहीं चाहते किसी हालत में भी कि CPEC बने, क्योंकि CPEC पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जंप ऑफ पॉइंट है। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक ये इस्लामिक मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो फिर अपने मुल्की फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। वी विल नॉट लिसन टू IMF वर्ल्ड बैंक। जो अमेरिकन चाहते हैं कि आप सिर्फ IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जे लें, कर्जे में जकड़ते जाएं, उनके मर्जी के फैसले करते जाएं, एंड दैट्स व्हाट दे वांटेड। तो इसलिए ये पूरा जाल बिछाया जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी। आप ये बताएं कि अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत है? अमेरिकन की अपनी मर्जी की हुकूमत है, अशरफ गनी की बुलाती। अगर अमेरिका चाहे तो क्या अफगानिस्तान को मना नहीं कर सकता कि NDS को मना करें, नहीं सपोर्ट करें रॉ को, पेंटिंग लगाने में पाकिस्तान की सपोर्ट करें? दीज आर द इशूज। इसलिए पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, मिलिटरीली डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ताकि हमारा CPEC मंसूबा कामयाब ना हो। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने तहैया किया हुआ है कि हमने CPEC मंसूबा कामयाब करना है। पूरा एक डिवीजन उन्होंने वहाँ पर रेस कर दिए इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो कम वक्त में इंशाल्लाह हम इसको कामयाब करेंगे और इंडिया की तमाम साजिशें नाकाम करेंगे। बट इशू ये है कि हमें इंडिया से सख्ती से पेश आना है। हमने बहुत अमन की इनको जो दे दिए हैं, 10 दे दिए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप एक स्टेप आए, हम 2 स्टेप आएंगे। बट ये हिंदू मेंटालिटी है कि इनको जब तक सर पर डंडा नहीं मारेंगे ये ठीक नहीं होंगे। जितनी हम नरमी करेंगे ये उतना चढ़ाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन सवेरे पाकिस्तान में। ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना इस वक्त इस रीजन की, अफगान एंड गेम है, अमेरिका वहाँ से निकलना चाह रहा है, अमेरिका ताइवान को असला सप्लाई कर रहा है, चाइना उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है, चाइना की खार में अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उसको यूटिलाइज़ करते हुए कश्मीर के ऊपर अपना जो गासिबाना कब्जा है उसे लीगलाइज करने की, लिजिटिमाइज करने की कोशिशें कर रहा है। सो ये वो आलमी मंजरनामा है दरमियान में एक पाकिस्तान है जो वाहिद अमन की बात कर रहा है कि अमन होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत सारी ऐसी फोर्सेस के ज़रिए तहत है जिसके नतीजे में हमें बहुत इस वक्त जो है मुत्तहिद भी रहना है और बहुत एतमाद अपना जो है बहाल रखना है सिक्योरिटी इदारों के ऊपर भी और इसके साथ साथ अपनी हुकूमत के ऊपर खास तौर पे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुश आमदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हुकूमत ने हातम ताई की खबर पे लात मारते हुए गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी है। पूरे 200। अच्छा 200 रुपए में क्या आता है? 1 किलो टमाटर आ जाते हैं। हाँ, लेकिन जो इमदादी कीमत है वो 1600 रुपए कर दी। हाँ, जिसपे परवेज हमारे जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं परवेज इलाई साहब, उन्होंने भी कहा कि ये क्या आपने किया है
इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? किसान जो है वो चारा और उसके बाद जो है ना वो दूसरी अपनी चीज़ें काश्त करना शुरू कर देगा, गंदम कोई नहीं काश्त करेगा। लेकिन इस बात का फैसला जो है पीर को काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किया गया, जो मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत हुआ। और इजलास को ये बताया गया है कि TCP जनवरी 2021 तक 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद कर लेगा। वजारत फूड सिक्योरिटी की दरख्वास्त पर गंदम की दरामद का हुजम 15 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी गई है जी। और वैसे ये जो इमदादी कीमत है ना, ये 40 उसकी है 1600 रुपये मन की है। सो ये याद रहे कि 1600 रुपये मन के ऊपर आप 200 रुपये के टमाटर जो है वो ख़रीद लेंगे। रूस से मज़ीद 3,20,000 टन गंदम दरामद करने की तजवीज़ की तौसीक भी कर दी गई है। हुकूमत ने ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गुज़िश्ता दिनों गंदम की किल्लत पर फौरी तौर पर 15 लाख टन दरामद करने की गंदम इजाज़त दी थी और इश्तहार भी छापा था ऐसे बड़ा फखरी अंदाज में कि जी गंदम आ नहीं रही, गंदम आ गई है। एग्जैक्टली। सो ये फ़ख्र की बात है या इस पे पशेमान होना चाहिए और इसके बारे में शर्मिंदा होना चाहिए? ये कुछ बातें हम करेंगे। ऐसी है फरा। और गंदम महंगी होने से और बर वक्त जो फैसले नहीं किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में 220 अरब रुपए का नुकसान आवाम को हुआ है और उनको वो पैसे जो हैं अदा करने पड़े। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बुखारी साहब बताइएगा कि 1600 रुपये मन जो इमदादी कीमत है वो मुकर्रर की गई है, क्या किसान इससे खुश होगा? पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा ये 1600 रुपये जो कीमत मुकर्रर कर दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरार हमजा सवेरे पाकिस्तान में आपको ये कामयाब प्रोग्राम करने पे मुबारकबाद आबाद आपको और आपकी टीम को कि आप ऐसे इश्यूज जो असल इश्यूज हैं वो उठाते हैं। गुजारिश ये है कि 1600 रुपये एक मजाक है और हमारे लिए वो एक स्याह दिन था जिस दिन ये ऐलान किया गया। हम ये समझ रहे थे कि कम से कम रेट जो है वो 2000 मुकर्रर किया जाएगा। अब आप देखें कि मुल्क कितने बड़े बहरान से गुजर रहा है। अभी आपने बताया कि रशिया से जो है वो गंदम लाई जा रही है। ये बाइसे शर्म बात है कि आप अपने किसान को जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है और बाहर से जो है वो चंद लोगों के खाबे लगते होंगे। बात ये है, मेरी फसल मेरी मर्जी, मुझे कोई नहीं पूछता कि मेरा खर्च क्या हुआ है, मेरे खराजात क्या है, मैं किस तरह से मेहनत करता हूँ, मुशक्कत करता हूँ। ये बंद कमरों में बैठ के रज़ाक दाऊद साहब और ये नदीम बाबर और दीगर टीम जो उनकी वो बैठ के फैसले कर देती है। वज़ीर आज़म को इस बात पर सोचना पड़ेगा वरना ये बहरान बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, किसान गंदम नहीं बीजेगा जब किसान को उसके अखराजात ही पूरे नहीं हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं तो इसके अखराजात 64,000 इसके अखराजात बनते हैं। इसमें बीज है, आप देखें कि बीज कितना महंगा है। हमसे 1400 रुपए खरीद करके हमजा फरा और ये दे रहे हैं मार्केट में 2300 रुपए। ये जुल्म नहीं है इस वक्त मार्केट में जो बिक रही है, लेकिन किसान को देने के लिए तैयार नहीं है और इनको ये चीज समझनी पड़ेगी। इमरान खान कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को ऊपर उठाना चाहता हूं। वो भले कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को मराद दे दें, भले ये सनतकारों को मराद दे दें, जब तक ज़राअत को नहीं उठाएंगे जिसकी बुनियाद पर रोजगार है। मैं आपको अर्ज कर दूं कि 48% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अच्छा सर कमाते हैं। आपकी जो गंदम की कटाई है वो मजदूर करता है, पिकिंग मजदूर करता है, गन्ने की छिलाई मजदूर करता है और धान की फसल की जो छड़ाई है मजदूर करता है, फिर लोडिंग अनलोडिंग। आपकी कौन सी इंडस्ट्री बगैर ज़राअत के चलती है? आप ट्रैक्टर इंडस्ट्री ले लें। ठीक है सर, लेकिन आपके जहन में वज़ीर आज़म की ये स्टेटमेंट भी होगी ना जो उन्होंने अभी दी है कि कपास और कपड़े से मुल्क नहीं बनते, कौमें तालीम के ऊपर स्पेंड करने से बनती हैं। जबकि हम कपास की इस वक्त जो दरामद कर रहे हैं उस पर अरबों रुपए जा रहे हैं। ये जैसे अभी हमजा ने फिगर बताई कि अरबों रुपए हमने गंदम को 1400 रुपए पिछले साल अपने किसान से हमने खरीदी और 2500 रुपए की हम रशिया के किसान से मंगवा रहे हैं। अब 1600 रुपए इमदादी कीमत का तयन हो गया। तो आप कह रहे गंदम का बहरान सर उठाएगा, वजह क्या है? हुकूमत को क्यों नहीं समझ आ रही कि ये बहरान का खात्मा कैसे हो?
इसलिए कि जो फैसला करने वाले हैं, अगर उसके अंदर फखर इमाम साहब को रखा जाता, नदीम अफजल चंद साहब को रखा जाता, जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार हैं, यार इनको ये भी एहसास नहीं है कि मैं 50 डिग्री गर्मी पे आए रजाक दाऊद साहब, आए नदीम बाबर साहब और उनकी बाकी टीम खड़े हों। मैं आपके मीडिया के सुबह सवेरे पाकिस्तान के तवज्जुह से मैं उनको दावत देता हूँ, या खड़े होके हमारे अखराजात देखें और उस गर्मी में और उस सर्दी में दोनों मौसम हम बर्दाश्त करते हैं। हम मुहिब्बे वतन हैं, हमने इस मुल्क में अनाज की कमी नहीं होने दी, मगर जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, जब हमें मसाइल पेश आएंगे, आज मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं, मुझे बताएं कि मैं किस तरह से सरवाइव करूंगा। लोग जमीनें बेचने पे, जिम्मेदार जमीनें बेचने पे मजबूर हुए हैं। आप जगह जगह आप निकले, अपने नुमाइंदे को भेजें, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि जमीन बराए फरोख्त। मैं अपनी जरूरियात के लिए जमीन बेचता हूँ, मैं तो क्यों इस नहज पे ये शर्म नहीं आती कि आज टमाटर इतना महंगा है, आज सब्जियां इतनी महंगी हैं। इनको ये बात है, किसी भी जिम्मेदार के लिए सबसे मुश्किल फैसला ये होता है कि वो अपनी जमीन कर दे। सैयद महमूदुल हक साहब जो थे हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मुझे ना एक बचपन में एक पढ़ा हुआ है, सवेरे अंधेरे अंधेरे उठा, लिए बैल खेतों की जानिब चला, है सारा ज़माना अभी सो रहा, मगर वक्त है ये उसके काम का, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। सो हम तो ये पढ़ते हुए बड़े हुए, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों हम इन बुनियादी मसाइल का इदराक नहीं कर पा रहे। अल्लाह करे कि मामला फहमी जो है वो हो और इस तरह के बहरान पैदा ही ना हो, हम इसके ऊपर एक अच्छी फहम व फरासत के साथ काबू पा सकें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पीटीआई हुकूमत जितने भी फराद दावे कर लेना, और वो कामयाबियों के दावे कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं कि जी के रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, सब मामलात हो रहे हैं, लेकिन एक महंगाई ऐसी चीज़ है जो अवाम क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप जो भी कर रहे हैं महंगाई तो कम नहीं हो रही है। अवाम की बढ़ती बेचैनी से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हालात की संगीनी का अंदाज़ा तो लगा लिया है, बहुत दफ़ा लगाया उन्होंने अंदाज़ा, और उनके बयान जो हैं वो इतने शानदार हैं। मतलब कभी वो कहते हैं कि टाइगर फोर्स करेगी, कभी वो कहते हैं मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा, कभी कहते हैं एक हफ्ते में काबू पा लेंगे। तो अभी के बयान आते, उससे पहले 11-12 दफ़ा वो नोटिस ले चुके हैं। नोटिस लेते हैं और चीज़ें जो है महंगाई हो जाती है। अब उनका जो लेटेस्ट बयान है कि महंगाई के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में बात भी की है और हिदायत भी की है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम उठाए। और इकदाम की बात कर लें तो हम पहले जो गंदम की बात कर रहे थे, अप्रैल में पता लग गया कि जो हदफ था हमारा, हम उतनी पैदावार नहीं कर सके हैं, और जुलाई के आखिर तक हम यही फैसला नहीं कर सके कि अब हमें दरामद करनी भी चाहिए या और वफाकी वज़रा जो हैं वो काबीना में बैठकर गंदम की इमदादी कीमत जब तय हो रही होती है तो इंटरवीन करते हैं और कहते हैं नहीं ये बहुत ज़्यादा है ये कीमत, आप इसको जो है ना ये नहीं इतनी कीमत रखें, और वहाँ तय नहीं हो पाती। और वही वफाकी वज़रा जो है वो फिर हमें भाषण देते नजर आते हैं यहाँ पर बैठ कर के कौन गद्दार है और कौन वफादार है। ये एक बड़ी इसीलिए काबीना में रद्दो बदल की भी कुछ बातें हो रही हैं कि वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ कर ली जाएँ, और बार बार तब्दीलियाँ क्या कारगर साबित होंगी नहीं होंगी, आपको 2.25 साल में अभी यही समझ नहीं लगी कि कौन सा कलमदान किसके पास होना चाहिए। और वज़ीर आज़म के जो बयान है वो इस चीज़ की तरफ तो ज़रूर इशारा करते हैं कि वो इंतहाई बेबस खुद अपने ही वज़रा और अपने ही मुशीरान के हाथों हैं। वो चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन उनका कोई पेश नहीं चलती वहाँ पे, और अब ब्यूरोक्रेसी पे मामलात कुछ डाले जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म कीमतों में इजाफे से तो सख्त परेशान है, उन्होंने इस हवाले से ना सिर्फ बार बार नोटिस लिए हैं बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तदारुक के लिए रज़ाकार फोर्स भी कायम की थी, और वो जो फोर्स है वो कितना काम कर सकी, गवर्नेंस में जो खराबियाँ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती समत क्या देख रहे हैं, क्या हुकूमत की समत दुरुस्त है? देखिए, महंगाई के अवामिल जो हैं वो कई हैं। सिर्फ तकरीरें करने से और बयानात जारी करने से और प्रेस रिलीजेस जारी करने से तो महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जाए। अगर अशिया की सप्लाई बेहतर होगी और सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी या डिमांड के मुताबिक सप्लाई होगी तो कीमतें जो हैं उन पे काबू पाया जा सकेगा। अगर सप्लाई कम होगी तो फिर आप कुछ भी कहते रहें, वो कमी जो है वो दूर नहीं हो सकेगी और कीमतें बढ़ती रहें। तो आपने देखा कि गंदम के मामले में भी यही हुआ, और अब
सब्जियों के मामले में भी यही हो रहा है कि पैदावार कम है, सप्लाई चेन बेहतर नहीं है, इसलिए महंगाई में इजाफा हो रहा है। और अब इंपोर्ट गवर्नमेंट कह रही है कि गंदम करेंगे, चीनी भी इंपोर्ट हो रही है, तो उसके बाद सप्लाई बेहतर होगी तो हो सकता है कि कीमतों में कोई ठहराव आ जाए, वरना जब तक बुनियादी मसले की तरफ तवज्जो नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। अच्छा सर, ये रामलीला जो चल रही है कि इसने नहीं किया उसने नहीं किया, हमें ब्यूरोक्रेसी नहीं कुछ करने दे रही, पुरानी हुकूमतों की करप्शन है जो कि नहीं चलने दे रही, ये मामला तो चलते ही चले जा रहे हैं। काबीना में तब्दीली अब एक वतीरा बनती जा रही है, हर दूसरे दिन जो है हमें खबर आती है कि कोई तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। इनसे आपको लगता है कोई सूरत हाल बेहतर होगी, इस्लाह अहवाल होगी? देखिए, काबीना में तब्दीली की खबरें जो है वो आती रहती हैं, और जो लोग वजीर नहीं बने होते उनको इस तरीके से थोड़ी सी तसल्ली दी जाती है कि आपकी बारी भी आ सकती है। वरना आप देखते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वो चॉइसेस बड़े कम होते हैं वजीर आज़म के सामने, और इसलिए काबीना में तब्दीली आएगी तो वो भी नुमाइशी होगी, कोई जौहरी तब्दीली नहीं आ सकती। इस वक्त तो जो टेक्नोक्रेट उनको अवेलेबल थे और जो पार्लियामेंट के अंदर से लोग अवेलेबल थे, मेरा ख्याल जो उनके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनमें से उन्होंने चुन लिया है, तो उसमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकती। अगर अलिफ को बदल के बे को ले आएंगे और बे को बदल के जीम को ले आएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये बता दीजिएगा, अगर तब्दीलियां होती हैं तो आपके ख्याल में उनका दायराकार सिर्फ वफाक तक महदूद होगा या दीगर सूबे, खुसूसी तौर पर पंजाब भी उसकी जद में आ सकता है? देखिए जी, पंजाब में तब्दीली की बात बार बार होती है, और उस्मान बुज़दार साहब तो जब से आके बैठे हैं उस वक्त से लोग उनकी तब्दीली की खबरें उड़ा रहे हैं, पेशगोइयाँ भी कर रहे हैं, मुतालबे भी कर रहे हैं, और तरह तरह के दबाव भी इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक तो इस मामले में डटे हुए हैं, और जो वज़ीर आला उन्होंने मुकर्रर किए हैं KPK में भी और पंजाब में भी, उनको तब्दील करने पर तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग यहाँ मुकर्रर हो जाएं जो उनके 100% भरोसे के ना हो। इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब की खसूसियत ये है कि वज़ीर आज़म को उन पे 100% एतमाद है, वो जो भी काम करते हैं उनसे पूछ कर करते हैं। इस तरीके से जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद उन पे कम नहीं होता और वो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि उन तब्दीली की जाए, तो उस वक्त तक कोई खास तब्दीली आएगी नहीं। बाकी तो देखें तजज़िये हैं और मुशगाफियाँ हैं और पेशीन गोइयाँ हैं। ठीक है, मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही आपका, और तब्दीलियों से वो भी यही कह रहे हैं कि शायद कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, तब्दीली असल तब आएगी जब आवाम जो है उनको उनके बुनियादी मसाइल हल होंगे, जब उनकी बिजली, गैस, ये आटा, चीनी, तेल, दालें, टमाटर ये सब कुछ सस्ता मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने तेल की बात की है ना, तो इससे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, जैतून का तेल जो है ना मेरे दिमाग में आ रहा है। और ये हम अब बात करने जा रहे हैं चकवाल के किसानों की, और मैं उस प्रोजेक्ट की बात करने जिससे मैं खुद वाकिफ हूँ। इसलिए कि हम लोग चूँकि हमारी फैमिली ज़राअत से वाबस्ता है, ये एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था पिछली हुकूमत की तरफ से, जिसमें बड़ी तादाद में कर्जे दिए गए, जिसमें बहुत सारी सहूलियात दी गई, मराहत दी गई और तरगीब दी गई पोठोहार के इलाके में मौजूद बहुत सारे किसानों को कि वो वहाँ पे जैतून काश्त करें। और जो ज़रूरी तरक्याती इदारा है उसने बहुत उस पर काम किया, जिसकी वजह से ये ज़मीनें जो कि बंजर थी, नाकाबिले काश्त थी, वहाँ पर ये फसल काश्त की गई और आज उसके रिजल्ट हमारे। और ऐसा पौधा लगाया गया है कि कहा जा रहा है कि ज़मीन अब सोना उगल रही है फरा, और जंगल बयाबान में सरसब्जा हो गया है। हम बात कर रहे हैं जैतून की ही, जो माहिरीन अब कह रहे हैं कि एक बार लगाएं फिर 1000 साल इसका फल हासिल करते चले। बिल्कुल, 5 साल के सब्र आजमा मरहले के बाद चकवाल का नाकाबिले काश्त 8000 एकड़ का जो इलाका है यह जैतून की काश्त से भर गया है। तादाद के लिहाज से अब तक 10,59,000 से जायद जैतून के पौधे
और 794 छोटे बड़े बागात जो हैं वो उगाए जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम बात करें कि बारानी ज़रई तहकीकाती इदारे के पास इस वक्त तकरीबन 83 जो है ना टाइप्स हैं, अक़साम हैं, उनके जैतून हैं। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो इन्हें मुबारकबाद देंगे डॉक्टर साहब, कमेंडेबल जॉब, इसलिए कि ये एक जिसे कहना चाहिए ना ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट जो कि आप लोगों ने कर दिखाया है। अब बताइएगा कि किस आपके ख्याल में तजर्बा किस दर्जे दुरुस्त रहा है, और इसके हवाले से और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे आप समझते हैं जैतून की काश्त हो सकती है? शुक्रिया, आपने मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल से पहले बैकग्राउंड इसका बताया। चूँकि हमारे मुल्क में खुर्दनी तेल की पैदावार हमेशा से ज़रा हमें किल्लत का सामना रहा है, और जिसकी वजह से ज़रूरत इस अमर की थी कि हम एक ऐसी फसल का या ऐसी क्रॉप लेके आएँ जिनका हमारी मेन कैश क्रॉप से कंपटीशन भी ना हो, और हमारी जो खुर्दनी तेल की जो इंपोर्ट हो रही है जिस पे हम ख़तीर ज़र मुबादला ख़र्च कर रहे हैं उसको में भी थोड़ा सी सहारा मिल सके। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतों से नवाजा है जिसमें से एक ऐसी ये नेमत है जैतून का फल या जैतून का पौधा, जो कि हमारे मुल्क में बड़ी कामयाबी से हमने कोशिश की है और उसको कामयाब कराया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इसका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की क्वालिटी, इसका जो हमारी ज़रूरी मईशत को जो फ़ायदा है वो अरबों रुपए का, अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो अरबों रुपए का हमारी ज़रूरी मईशत में एक तरह का ये पैसा इंजेक्ट हो रहा है जी। और जो इसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इसके अलावा हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे जो केपी के तकरीबन तमाम अज़ला, हमारे जो कबायली अज़ला हैं, बाजोड़ है, मोहम्मद एजेंसी है, मालाकंड डिवीज़न है, वहाँ पे बड़ी कामयाबी से हम काश्त कर रहे हैं। पटवार को आपने बताई दिया, पटवार का एरिया जो कि बंजर और सारा डिग्रेडेड और डिजर्टिफिकेटेड लैंड्स पे मुश्तमिल था, वो अब बाग लग चुके हैं। फिर हमारा जो पाकिस्तान का जो 44% एरिया है बलूचिस्तान का, वहाँ पे इसमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 7 लाख पौधे लग चुके हैं, और मुख्तलिफ़ अज़ला में इसकी बड़ी, अब क्योंकि ये ड्राउट टॉलरेंट पौधा है, हज़ारों साल इसमें फल आता है, उम्र इसकी बहुत ज़्यादा है, 6-6 हज़ार साल पुराने दरख्त मौजूद हैं। हमारी जो क्लाइमेट चेंज है, जो चैलेंजेस है मौसमी तब्दीलियों के, उनको ये बड़े अच्छे तरीके से सह लेता है। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में जो सेब के बाग लोग काट रहे हैं, पानी नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज है उसे सेब की फसल, तो वो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है वहाँ के लिए भी। और इसके अलावा फिर हम जीबी और गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में भी इसके बड़े अच्छे, फिर हमारी कोहिस्तान बेल्ट है, वहाँ पे बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इस वक्त तकरीबन 4000 से ज़्यादा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, कहा यह जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में जो जैतून की क्वालिटी है वो स्पेन से भी ज़्यादा बेहतर है, ये कितनी दुरुस्त बात है? और पाकिस्तान में जैतून की जो दरामदात हैं, तेल की दरामदात, वो $2 अरब के लगभग हैं। हम खुद कफील कितने अरसे में हो सकते हैं, और हमें कैसे किसानों को मोटिवेट करना होगा कि इसको काश्त करें? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, और क्वालिटी इसको हमने लोरालाई और इसके मुख्तलिफ आयल हमने बाहर से भी टेस्ट कराए। यहाँ पे भी हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रखते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की क्वालिटी है वो हमारी इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल काउंसिल है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि इस मेयार का तेल होगा तो वो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्वालिटी है। तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा तेल है, उस मेयार से भी बाज़ इलाकों में हमारा मेयार भी बेहतर है। और सबसे बड़ी अच्छी जो खुशखबरी है कि हमारी मुख्तलिफ इलाकों में जो इसकी रिकवरी परसेंटेज है फ्रूट से, ये अल्लाह मियाँ ने वाहिद ऐसा आयल है जिसको एक तो शजरा मुबारका भी इसको वो किया हुआ है, और इसमें जो रिकवरी परसेंटेज है वो मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ जैतून पैदा करने वाले मुल्क हैं उनसे भी बाद इलाकों में ज़्यादा 27-28% तक फ्रूट से तेल निकलता है। ये वाहिद ऐसा तेल है जो कि फ्रूट से निकलता है, बाकी जितने भी एडिबल ऑयल हैं वो सीड से निकलते हैं। अच्छा सर, ये तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है हमारे
कोई शक नहीं। ये भी बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कर्जे या कह लीजिए सहूलत की स्कीमें लॉन्च की गई थी ताकि इस फसल को लॉन्च करवाया जाए, क्या उनका सिलसिला जारी है? क्या अभी भी किसान जो है वो किस तरह से इस्तेफादा कर सकते हैं? उन्हें क्या क्या दिया जा सकता है? कैसे तरवीज दी जा रही है कि वो जैतून के जो है वो बागात लगाएं, और किन किन इलाकों में के लोग रब्ता करना चाहिए उन्हें, वो उनकी ज़मीन सूटेबल है? जी, इसमें यह है कि हमारे जो वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इसमें 100% सब्सिडी हम पौधों पे दे रहे हैं। फिर जो जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे फिर जो कतराती निज़ाम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, उसमें भी सब्सिडी दे रहे हैं। फिर इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, क्योंकि नई एक फसल है पाकिस्तान में, तो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ज़मींदारों को देने के लिए वो भी मुख्तलिफ इकदाम हम कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए सर? जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो रब्ता करे आपसे, ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करूं, टोटल सब्सिडी नहीं, पौधे मुफ्त दिए जाते हैं, तो ये कैसे किसान रब्ता कर सकता है आप लोगों से कि उसको वो ये फैसिलिटीज अवेल कर सकें? जी, इसमें एक तो हम जब ये प्लांटिंग सीज़न आता है हम नेशनल कैंपेन चलाते हैं, इसमें प्रिंट मीडिया में भी देते हैं, और इसके अलावा लोगों को अब तो खैर इतनी अवेयरनेस भी हो चुकी है, हम मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके अपने प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखते हैं, उस इलाके के लोगों को इकट्ठा करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। डॉक्टर मुतालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी। और जैतून काश्त करें, मुझे तो ये भी मालूम है कि अगर वहाँ पर बिजली नहीं है ना, तो वहाँ पर ड्रिप इरीगेशन के साथ साथ आपको सोलर पैनल भी जो है वो साथ देते हैं, ताकि इतनी तरवीज के लिए काम किया गया, जिसका नतीजा ये है कि मुल्क अब एक ऐसी फसल जो है जो कि हमारे यहाँ इससे पहले नहीं सोचा जा सकता था, वो लगाई जा सकती है। तो ज़रूरत इजाद की माँ है, और वक्त अब ख़त्म हो रहा है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।